धनानंद को मौत के घाट उतारने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता चंद्रगुप्त जब अपने सामने असली धनानंद को देखता है तब उसे गहरा आघात लगता है। धनानंद तुरंत चंद्रगुप्त को मारने का आदेश देकर कौमुदी उत्सव की घोषणा करता है। दूसरी तरफ चाणक्य को इस बात का पूर्वाभास होता है और वह पुरु के सैनिकों के साथ पुरुषदत्त को चंद्रगुप्त की मदद के लिए भेजता है। उधर कारागार में धनानंद स्वयं चंद्रगुप्त को मारने जाता ही है, तभी पुरु के सैनिक वहां आकर चंद्रगुप्त को बचा ले जाते हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर चंद्रगुप्त चाणक्य के समक्ष फूट फूट कर रोने लगता है। तब चाणक्य चंद्रगुप्त को उसके बेटे होने के आखिरी कर्तव्य को पूरा करवाने के लिए मूरा के चिता के पास ले जाता है। मूरा को मुखाग्नि देने से पहले चाणक्य चंद्रगुप्त से अखंड भारत के लिए वचन लेता है। वचन दो चंद्र, वचन दो चंद्र, वचन दो चंद्र, तुम काल को अपना समय लेने दो। वचन दो चंद्र, वचन दो चंद्र, वचन दो चंद्र, तुम अपने अंदर की धधकती ज्वाला से स्वयं को वज्र बना लो। चाहे शत्रु स्वदेशी हो या विदेशी, अखंड भारत के निर्माण के लिए तुम शत्रु हंता बनो। तुम इस ज्वाला से ऐसा ज्वालामुखी बनकर दिखाओ जो शत्रु को मिटाए बिना शांत नहीं। वचन दो चंद्र, वचन दो चंद्र, वचन दो चंद्र, तुम काल को तुम अपने अंदर की ज्वाला से स्वयं को वज्र अखंड भारत के निर्माण के लिए मैं वचन देता हूँ।
सम्राट सिकंदर, सेना में असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी विश्व विजय का अर्थ ही क्या है जो अपनों के लिए ही ना हो? सम्राट के मित्र होते हुए भी ऐसी नकारात्मक सोच। हमारी सेना विश्व विजयी होने के लिए निकली थी और विश्व विजयी बनने के बाद ही थमेगी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब थके हुए पस्त ग्रीक सैनिक मेरी ओर बढ़ रहे थे। पर सिकंदर के जोश भरे शब्दों ने देखते ही देखते स्थितियां बदल दी। साथियों, एक सपना देखा है मैंने। ये एक बास हमारे राज्य ध्वज पर मंडरा रहा है। ठीक यही सपना मैंने देखा था जब मैंने पर्शिया के सुल्तान दरायस को हराया था। यह सपना एक शुभ संकेत है। स्वयं ज़ीउस ये संकेत दे रहे हैं। यहाँ हर एक ग्रीक कोई साधारण मैसेडोनियन नहीं है, वो विशेष है। विशेष देवता ज़ीउस ने हम सबको चुना है। वो चाहते हैं कि हमें विश्व विजेता का वरदान दें। इसके लिए उन्होंने मुझे चुना है, इसके लिए उन्होंने तुम्हें चुना है। यही है वो स्थान, यही वो दिशा है जहां मेरे सपने पूरे होंगे। पूरब। वहीं जाकर हमें मैसेडोनिया का परचम लहराना है। वहीं जाके ज़ीउस के आशीर्वाद से हम बनेंगे विश्व विजेता। और हम बनेंगे विश्व विजेता क्योंकि ज़ीउस चाहते हैं ताकि आप सबको विश्व विजेता का सम्मान मिल सके, क्योंकि वो आपका अधिकार है, क्योंकि उसके लिए आपने लहू बहाया, उसके लिए आपने अपना घर छोड़ा। यही वो वक्त है साथियों, वो घड़ी आ चुकी है। इसलिए आगे बढ़ो और लहरा दो मैसेडोनिया का परचम पूरब की छाती पर। बढ़ो आगे और जीत लो सारी दुनिया। ज़ीउस तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ो। कहते हैं ग्रीक सैनिक चाहे जितने हताश होते थे, चाहे जितना निराश होते थे, किंतु सिकंदर की एक हुंकार पे सब उठ खड़े होते थे, उत्साह से भर जाते थे, मरने मारने को उतारू हो जाते थे। अंत में महीनों की दुरूह और थका देने वाली यात्रा के बाद सिकंदर की सेना खैबर दर्रे से होती छोटे मार्ग से, जो उसे आम्भिक ने सुलभ करवाया था, सहज भारत में प्रवेश कर गई। भारत की सीमा में प्रवेश के बाद करीब 1 वर्ष तक सिकंदर ने कई छोटे छोटे पर्वत राज्यों से युद्ध किया। और फिर उसने चाणक्य की भविष्यवाणी के अनुरूप झेलम नदी के किनारे अपने खेमे गाड़ दिए। सिकंदर महाराज पुरु के विरुद्ध झेलम नदी के द्विमुखी व्यूह रचना अपनाएगा। खेमे गाड़ दिए। पहले वो ऐसे संकेत देगा जैसे मानो वो उनकी सेना पर पीछे से आक्रमण करने वाला है।
और फिर सिकंदर उस पर सामने से आक्रमण करेगा। द्विमुखी व्यू रचना। और फिर सिकंदर फिर मेरे लिए क्या आज्ञा आचार्य? प्रशिक्षण दो चंद्रगुप्त को, नरसंहार में सक्षम, मेरे लिए क्या आज्ञा आचार्य? शत्रुओं के लिए साक्षात काल बनाओ, क्योंकि अब धनानंद तक पहुंचने का मार्ग सिकंदर से होकर जाता है। तैयारियां बढ़ानी पड़ेंगी। जिस समय चंद्रगुप्त को स्वयं सेनापति सिंहरण युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे थे, झेलम के किनारे पोरस की सेना अभूतपूर्व वीरता से लड़ने के उपरांत भी सिकंदर के उत्कृष्ट युद्ध कौशल के आगे हार जाती है। किंतु युद्ध क्षेत्र में पराजित होने से पहले पोरस इतनी वीरता से लड़ा कि सिकंदर भी उसकी वीरता का घायल हो गया। विजय के पश्चात भी सिकंदर ये मानने को विवश हो गया कि उसका सामना पहली बार उसके ही समान वीर और निडर योद्धा से हुआ है। बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर ने सचमुच पोरस के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए था। युद्ध में जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस को उसे अपना हारा हुआ राज्य ही नहीं लौटाया, अपितु उसके साथ गांधार के भी एक बड़े भूभाग पर उसे अपने एक प्रमुख क्षत्रप के रूप में नियुक्त कर दिया। किंतु इन सब के बाद भी उसकी सेना में असंतोष बढ़ता जा रहा था और सिकंदर वो फिर भी आगे बढ़ता जा रहा था। पंचनद विजय के बाद सिकंदर ने व्यास नदी के किनारे बसे सुंदर राज्य सकाला को लूट सहस्त्रों बहादुर भारतीय सैनिकों के शवों को व्यास की धारा में बहा दिया। सिकंदर अब व्यास नदी को पार कर गंगा के साथ लगे भारत के सर्वाधिक समृद्ध मैदानी भूभाग की ओर बढ़ने के मंसूबे बना रहा था। अब समस्त भारत का द्वार उसके सामने खुला था और इसी समय चाणक्य चंद्रगुप्त को सीधे शेर की मांद में अर्थात सिकंदर की अजय सेना में भेजने की योजना बना चुका था। चाणक्य का उद्देश्य स्पष्ट था, जिस सेना को बाहर से ना जीत सको उस सेना में घुसकर उसमें असंतोष फैला दो। जिस सेना को देवता पुत्र सिकंदर के साथ विद्रोह किया है, अपनी सांसें गिनना शुरू कर दे दुष्ट, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसे पता चलेगा तब ना, उससे पहले ही मैं तुम सबको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। मृत्यु के घाट उतार दूंगा।
विद्रोही, तूने हमारे साथ विद्रोह किया है, हमारे मालिक के साथ विद्रोह किया है, देवता पुत्र सिकंदर के साथ विद्रोह किया है। अपनी सांसें गिनना शुरू कर दे दुष्ट, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसे पता चलेगा तब ना, उससे पहले ही मैं तुम सबको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। मैं भी उसी भारत माँ का बेटा हूँ जिसकी तुम संतानें हो। और चंद्रगुप्त अपने भाइयों पर वार नहीं करता। जाओ, कुछ नहीं हुआ यहाँ। ऐसा तुमने कभी कुछ देखा ही नहीं। और जाकर अपने साथियों से कहना कि शीश झुकाकर शत्रु से हाथ मिलाने से अच्छा सर उठा के मातृभूमि के लिए मर जाना है। क्या कर रहे थे? हाँ? छुप रहे थे? मारू? मारू तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
क्षमा आचार्य। आयुष्मान भव। चंद्रगुप्त, हमें ना तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से कोड़ना चाहिए और ना ही अपने भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किंतु कैसे? बीते समय से शक्ति बटोरो और सजग होकर गढ़ो अपना वर्तमान। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। भविष्य, वर्तमान, आप इन सब की बातें करते हैं ना आचार्य, किंतु मुझे दिखता ही नहीं है मेरा भविष्य। दिखाई देता है तो सिर्फ वर्तमान, जो कचोटता रहता है मुझे। 1.5 वर्ष आचार्य, 1.5 वर्ष हो गया मुझे इन यवनों की सेना में भर्ती हुए। कब तक आचार्य, आखिर कब तक? ये यवनों के वस्त्र काटते हैं मुझे आचार्य। जब भी इन यवनों को मैं अपनी मातृभूमि पर चलते हुए देखता हूं, घृणा होती है। जी करता है एक ही बार में इन सबको समाप्त कर दूं। रात दिन सोते जागते हर समय यह भय होता है कि कहीं मैं सचमुच ही तो इन यवनों का दास नहीं बन गए हूं आचार्य। तुम्हें स्मरण होगा चंद्रगुप्त, एक बार मैंने कहा था कि साहस भय के ना होने में नहीं, साहस भय का सामना करने में है। भय, मेरे अंदर के सारे भय तो उसी समय समाप्त हो गए थे आचार्य, जिस समय मेरे मन का सबसे कोमल भाग, मेरी मां समाप्त हो गई। अब कोई भय नहीं बचा है अंदर। बची है तो केवल आग। धनानंद से प्रतिशोध की आग। धैर्य चंद्रगुप्त, धैर्य, संयम। मैंने तुम्हें अपने भीतर आग सुलगाए रखने को कहा है, उसे भड़काकर सब कुछ समाप्त करने के लिए नहीं। सुलगती हुई आग जब तक हमारे वश में होती है, तब तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, किंतु भड़की हुई आग निरंकुश होकर सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संयम से काम लो चंद्रगुप्त। क्योंकि मैंने आपको वचन दिया है। वचन केवल तुमने मुझे ही नहीं दिया चंद्रगुप्त, वचन तो तुमने अपनी मां को भी दिया है। उस राक्षस को मारकर मुझे मगध के लोगों को मुक्ति दिलानी है मेरे बच्चे। अखंड भारत का सपना पूरा करना है तुझे। मुझे वचन दे चंदू, मुझे वचन दे। तेरा सपना पूरा करूंगा। वैसे कहते हैं कि जब घर में कई समस्याएं हों तो पहले बड़ी समस्या को सुलझाना चाहिए। बस यूं समझ लो कि धनानंद से प्रतिशोध का मार्ग इन्हीं यवनों से होकर निकलेगा।
कैसे? ये तुम्हें शीघ्र ही पता चल जाएगा। बस एक बार ये यवन यहां से चले गए तो समझ लो कि हमारा अगला पड़ाव पाटलिपुत्र ही होगा। तो बताइए आचार्य, कैसे हम दोनों मिलकर इन यवनों की विशाल सेना को वापस भेज सकते हैं, जिसने महावीर पुरु तक को परास्त कर दिया। इन यवनों के साथ हम बल से नहीं, बुद्धि और युक्ति से लड़ेंगे। युक्ति से। तो क्या सोचा आपने आचार्य? जो मैंने सोचा है वो मात्र विचार नहीं है, नीति है। सिकंदर को व्यास नदी पार करने से रोकने के लिए द्विकंटक नीति। व्यास नदी को पार करने की योजना को लेकर मेरे मन में शंका है एलेक्स। एक तो यह कि हमारी सेना में भारतीय हैं और अब उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है, उस सेल्यूकस से बेहतर और कौन जान सकता है। और दूसरा यह कि पिछले युद्ध के बाद से हमारी सेना काफी घायल हो चुकी है, वे अभी तक स्वस्थ नहीं हो पाए हैं पूरी तरीके से। कैलिस्थेनस, जहां तक हमारे सैनिकों की घावों की बात है, तो मैसेडोनिया से चलने के बाद हमने देवताओं के पुत्र सिकंदर के लिए पिछले युद्ध से भी कई भीषण युद्ध लड़े। लेकिन यदि ग्रीक सैनिकों के बीच बढ़ते असंतोष और उनकी युद्ध के प्रति अनिच्छा को देखें तो क्या व्यास नदी पार करना उचित होगा? हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कैलिस्थेनस, इस सारी दुनिया को जीतने की राह में कुछ हजार मील ही बचे हैं। इस बात पर ज्यादा ध्यान देना है हमें। पर विश्व विजयी देवताओं का आदेश है, यदि उन्हें स्वीकार नहीं होता तो क्या हम यहां तक पहुंच पाते? मुझे उम्मीद है कैलिस्थेनस कि तुम्हें अपने राजा पर अब भी भरोसा है कि नहीं? मुझे है। मुझे अपने राजा पर पूरा भरोसा है। तो फिर मन से हर शंका निकाल दो। सेल्यूकस, एक सप्ताह के अंदर अंदर सैनिकों को व्यास नदी के उस पार जाने का संकेत दो। हम चाहते हैं कि व्यास नदी के उस पार भी ग्रीक पर जंग लहराए, क्योंकि देवता जियस ने स्वयं हमारे कानों में आके कहा है कि एक बार हम व्यास नदी के उस पार पहुंच जाएं तो कोई भी शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। क्या सोचा आपने आचार्य? जो मैंने सोचा है वो मात्र विचार नहीं है, नीति है। सिकंदर को व्यास नदी पार करने से रोकने के लिए द्विकंटक नीति। असंभव। असंभव को ही तो संभव बनाना है चंद्रगुप्त। यदि सिकंदर ने व्यास नदी पार कर ली तो प्रलय आ जाएगा, लाखों भारतवासी मारे जाएंगे, इस देश के सहस्त्रों वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, कितनी नारियां असमय विधवा हो जाएंगी, कितनों के शील भंग होंगे। जो सकाला में हुआ वही फिर होगा, बड़े स्तर पर होगा।
आत्मविश्वास। इन यवनों में आत्मविश्वास बहुत है आचार्य। तो पहले उनका आत्मविश्वास ही तोड़ते हैं। द्विकंटक नीति से हम ना केवल सिकंदर से बचे हुए भारत को बचाएंगे, अपितु उसकी सेना की इच्छा शक्ति पर चोट कर उसे अंदर से खोखला भी बना देंगे। सिकंदर से लड़ने का यही एकमात्र उपाय है। उसकी सेना में यदि आक्रमण की भूख मिट गई, वो भीतर से भयभीत हो गई, तो समझ लो सिकंदर की शक्ति भी गई। मूरा का बेटा मौर्य, अखंड भारत है। तुम्हारे बेटे को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मूरा का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य। ये द्विकंटक नीति क्या है आचार्य? द्विकंटक नीति का पहला कांड, सिकंदर की सेना में जितने भी भारतीय सैनिक हैं, उन्हें समझाना कि उनका कर्तव्य भारत के प्रति है, सिकंदर के लिए नहीं। तुम स्वयं ही देखो चंद्रगुप्त, उनकी सेना में कौन है ये भारतीय सैनिक? पराजित भारतीय प्रदेशों की हारी हुई सेनाओं के सैनिक। याद दिलाओ उन्हें कि तुम किससे लड़ रहे हो? अपने भाइयों से। वो जो विदेशी आक्रमणकारी जिसने उनके प्रदेशों को लूटा है और जो अब उन्हीं की सहायता से भारत के अन्य प्रदेशों को भी लूटना चाहता है। ये बात समझाओ। द्विकंटक नीति का दूसरा कांड, यवनों में भय उपजाओ, डराओ उन्हें अंधविश्वासों और अपशगुनों से, उनके मन में भय बढ़ाओ। 1.5 वर्षों से मैं इन यवनों की सेना में हूं आचार्य। इनके आत्मविश्वास को अंधविश्वास से तोड़ना सरल नहीं है। यवनों की सेना चाहे जितनी भी हताश क्यों ना हो, सिकंदर की एक आवाज पर उठ खड़ी होती है। यदि ऐसा है तो पहले सिकंदर के आत्मविश्वास को झकझोरो, उसके विश्वास पर चोट करो। इंद्रदत्त ने बताया कि यवन मूल रूप से ईश्वर से डरने वाले लोग होते हैं। अब जो ईश्वर से डरता है तो ईश्वर को लेकर उसके मन में अंधविश्वास भी होता है। यवनों के इस ईश्वरीय विश्वास को हिलाकर उनका आत्मविश्वास दे। उदाहरणार्थ, सिकंदर की छावनी से अब भारतीय सैनिक जा चुके हैं। विश्वासी लोगों में अंधविश्वास गढ़ना कठिन नहीं होता। तुम कुछ भी कर सकते हो चंद्रगुप्त, कोई भी मिथ्या बात फैला सकते हो।
और ये सब धनानंद के नाम से करो। धनानंद? यवनों को यह तो पता ही है, भारत में यदि सबसे शक्तिशाली कोई राज्य है तो वो है धनानंद का मगध। उनके बीच धनानंद की, उसकी सेना की क्षमता की बढ़ा चढ़ाकर कहानियां फैलाओ। सोते जागते जिसे मारने के सपने देखता हूं, आप चाहते हैं कि मैं उस धनानंद की प्रशंसा के गीत गाऊं? जब तुम्हारे सामने दो शत्रु हों तो दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध रखना ही नीति है। अभी अभी सकाला में तुमने जो उनका शस्त्र ग्रह चलाया है, उसी से शुरू करो यह अभियान। तुम उन्हें मगध सेना के तांत्रिक शक्तियों वाले सेना की कहानियां सुनाओ। बताओ उन्हें इस सकाला में कैसा तांडव किया मौर्य। डराओ उन्हें मौर्य के नाम से। मौर्य? ये मौर्य कौन है आचार्य? इतिहास तुम्हारा यह बलिदान हमेशा याद रखेगा। अखंड भारत में तुम्हारे बेटे को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मूरा का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मूरा का बेटा मौर्य। आज तुम उसका नाम लोगे तो कोई नहीं पहचानेगा उसे, किंतु कल यही नाम साहस का, बलिदान का, अखंड भारत का उदाहरण बनेगा, जिसे इतिहास सदैव याद रखेगा। मौर्य? तमेव बन्धुः सखा तमेव